डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का शीट का चैप्टर 1 का इलस्ट्रेशन और सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जिसमें हम एग्जांपल में तो डिस्कस करेंगे 11 का पार्ट 3, 12, 14, 20, 31, 39, 40, 44 और बिगिनर्स बॉक्स वाले का हम डिस्कस करेंगे 1 का पार्ट 4, 6 का 1 का पार्ट 2 एंड 2, 9 का 2 एंड 10 का 1 और पेज नंबर 20 एंड 23 के लास्ट पॉइंट इस सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एग्जाम्पल नंबर 11 का पार्ट 3। सिंपल आपको क्या बोला गया है, आपको पूछा है इंटीग्रेट, है ना, x पावर p बाय q करके पूछा है विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप x पावर n का फॉर्मूला जानते हो इज इक्वल टू x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कंपेयर किया जाए, यहाँ पे n की वैल्यू p बाई क्यू है तो ये आया x पावर p बाई क्यू +1 कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी, है ना, p बाई क्यू +1 को इसके डिनोमिनेटर में लिख दो। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये क्या हो गया, ये बन गया x पावर, यहाँ पे है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और वैसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो ये है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। अब इस q को ऊपर लेके आया तो ये बन गया q डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इंटू मेरा पड़ा है x पावर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। बस यही लाके छोड़ दो, दैट्स इट, ये आपका आंसर रहा। वैसे ही अगला आते हैं, आपका एग्जाम्पल पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 में मुझसे पूछा है इंटीग्रेट करना है x² माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1/x इंटू dx करके। तो यहाँ पे अलजेब्रिक और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, x², है ना, ये पूरा चीज x² इंटू dx, फिर माइनस ऑफ cos x इंटू dx, फिर प्लस ऑफ क्या लिखते हुए 1/x इंटू dx। अब x पावर 2 का इंटीग्रेशन इस रूल से करता हूं तो x पावर 2 + 1/2 + 1 दैट इज 3। cos x का इंटीग्रेशन sin x और 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e, जिसे आप ln x भी कह सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में क्या लगा दो, लास्ट में हमने बात की थी, है ना, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज c लग जाता है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 12। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, हमसे पूछा गया है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोला है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, और आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपको 20 है, ये आपको 10 है, ये 20, ये है 25 और ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ट्रेपेजियम दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वीटी ग्राफ का मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 25 इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 25। यहाँ पे क्या आया ऊपर, तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल के आ गई, दिस इज 35 इंटू 10 350 डिवाइडेड बाय 25। 5 से कैंसिल किया जाए तो 70/5 विच इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर, है ना, एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो सब लोग यहाँ तक सॉल्यूशन ले लो, है ना, सबको समझ आ 20 पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, है ना, मास रिलेशन m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय क्या लिख दिया जाए c² करके। अब बोला है रेस्ट मास m0 10 kg है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और है ना m पूछा है एट v इज इक्वल टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m0 तो हो गया आपका 10 kg, पुट कीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस
है ना। अब 1 माइनस ये v बाई सी का होल स्क्वायर, तो स्पीड आपको गिवन है 3 इंटू 10 पावर 7 और नीचे लाइट की स्पीड है आपके पास 3 इंटू 10 पावर 8 इसका होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, 10 पावर 7 यहाँ पे 10 बच जाएगा 1 बाई 10, 1 बाई 10 का स्क्वायर क्या है 1 बाई 100 करके आएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो मास इज इक्वल टू 10 kg ना डिवाइडेड बाय ये बन गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 100 है ना, पावर कितना है ये इसका स्क्वायर रूट है दैट इज 1 बाई 2। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इंटू ये ऊपर गया आपका, तो ये पड़ा 1 माइनस 1 बाई 100 पावर कितना है माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से है ना, ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है 1 प्लस एक्स पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे है ना x जब बहुत छोटा हो तो 1 बाई 100 1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे nx कर दो सीधा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 इंटू माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय आपका आया 200। तो 1 बाई 200 कितना हो गया, ये आपका निकल के आ गया। अप्रोक्सीमेटली इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 1 प्लस 0.005 विच इज है ना आपका क्या हो गया 1.005। अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकता हूं 10.0 ना लेट्स से 5 आप केजी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इतना स्पीड होगा तो मास क्या हो जाएगा 10 kg की जगह 10.05 kg हो जाएगा। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना है। तो ये है एग्जांपल 20 का सॉल्यूशन। यहां तक स्क्रीन। एग्जांपल 31 लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, व्हिच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दो वेक्टर का है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम के बीच ही लाई करेगा रिजल्टेंट। जैसे ए और बी अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो गए तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे ए प्लस बी, और मिनिमम कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड जब दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे ए माइनस बी। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं है ना, उन चार ऑप्शन को आप मैक्सिमम मिनिमम के बीच निकाल लो। तो जैसे पहला ऑप्शन की बात की जाए 4 और 16 का मिनिमम कितना हो जाएगा 4 माइनस 16 का मॉडुलस 12 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 का मॉडुलस 20। तो 12 और 20 के बीच में 13 आ रहा है, तो ऑप्शन ए दे सकता है ना, ये दे सकता है। नेक्स्ट है पूछा है कौन सा 13 दे सकता है रिजल्टेंट। वैसे 20 और 7 के लिए बोलूं तो 20 माइनस 7 13 हो गया और 20 प्लस 7 27। इक्वालिटी है, मतलब ये भी आपका 13 मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 15। तो 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 एंड 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे 14 से 16 के बीच आएगा रिजल्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ 13 नहीं आएगा, तो सी हमारा रिजल्टेंट 13 कभी नहीं देगा। एंड लास्ट में 6 एंड 8 की बात की जाए तो 6 माइनस 8 का मॉडुलस 2 एंड 6 प्लस 8 कितना हो गया आपका 14। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ये भी आपका रिजल्टेंट 13 दे सकता है। ये सब रिजल्टेंट आपके 13 दे सकते हैं, पर ये जो है ये नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पूछा गया था विच कैन नॉट बी है ना, which cannot be added to give a resultant of है ना let's say 13 मैग्नीट्यूड। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। तो ये सब दे सकते हैं रिजल्टेंट 13, ये सी नहीं दे सकता। तो पूछा था कौन सा नहीं दे सकता, therefore आंसर सी हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। यहां तक सबको समझ आ गया। 39 लिखा है add vectors a, b and c having equal magnitude of 50 units and are inclined at है ना let's say x axis से कितने कितने एंगल पे इंक्लाइन बोला है। ये वेक्टर a हो गया ना, मैग्नीट्यूड सबका है 50 यूनिट्स, ठीक है। ये वेक्टर a हो गया, इंक्लाइंड एट कितना एंगल 45 डिग्री। दूसरा बी वेक्टर बोला है आपका 135 डिग्री, मतलब इससे आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना। ये वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 50 यूनिट्स है। और वैसे ही 135 यूनिट्स है ना 315 यूनिट्स बात की जाए, ये वेक्टर सी हो गया, मैग्नीट्यूड 50 है और ये भी आपका कितना है, ये टोटल 315 प्लस 45 किया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका है ना, ये आपका 360 हो जाएगा। मतलब बोल सकता हूँ इसके साथ भी 45
45, तो इन तीनों का ना पूछा है ऐड वेक्टर्स ए बी एंड सी, तो इनको ऐड करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं 90 एंड 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए एंटी पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो आपका ए वेक्टर ही हो जाएगा, है ना, यही ए वेक्टर जो है वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। दैट इज रिजल्टेंट है आपका 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड 50 यूनिट्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। वैसे ही एग्जांपल आते हैं 40 पे बात करने ना, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 40 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोला है आपको सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज शोन इन द फिगर इज 0, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB एंड OC। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है इन सबका सम आपका 0 है। लेट्स से ये आपका OB वेक्टर है, वैसे ही ये आपका OA वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन आपको गिवन है, और ये वेक्टर आपका क्या है OC वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड है ना पूछा है OB और OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो बन जाना चाहिए था भाई, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं OC का sin 45, इतने हाईफाई क्वेश्चन क्यों, ये सब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग कॉस, जिसके साथ नहीं बनाता उसके अलोंग साइन, तो ये हो गया आपका OC का cos 45 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं OC का sin 45 इज इक्वल टू OA का मैग्नीट्यूड, दैट इज OC का sin ऑफ 45 डिग्री OA के मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज 10। अब sin 45 होता है 1/√2, √2 गया तो OC इज इक्वल टू आ गया 10√2 न्यूटन, तो OC का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ OC का आ गया तो OB का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, OC cos 45 इज इक्वल टू OB, तो यहां से लिख सकते हो OC का cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या पड़ा है मेरा OB। cos 45 कितना होता है 1/√2, OC की वैल्यू हम बात कर रहे हैं 10√2, तो यहां से क्या हुआ, यहां से इस √2 से √2 गया, OB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया फिर से 10 न्यूटन। तो हमसे पूछा था OC और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आपका आंसर आया 10√2 एंड 10 न्यूटन। तो ये एग्जांपल 40 का सॉल्यूशन, यहां तक सबको समझ आ गया। 44 क्या लिखा है 3 वेक्टर्स A B C आर सच दैट A वेक्टर इक्वल टू B प्लस C एंड द मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 5:4:3। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स से कोई ट्राइंगल रूल से अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है A वेक्टर जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये लिखा हुआ है इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो 5:4:3 है। A B C ऑर्डर में है, तो A है 5 ऑर्डर का, B है 4 ऑर्डर का, C है 3 ऑर्डर का, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका रिजल्टेंट इन दोनों के, है ना, लेट्स से B प्लस C के बराबर गिवन है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल कितना होना चाहिए बाय डिफॉल्ट 90 होना चाहिए, तभी ये सिचुएशन अराइज करेगा। मतलब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये वेक्टर हो गया आपका A वेक्टर, है ना, ट्राइंगल लॉ से, ये वेक्टर है आपका B वेक्टर, और वैसे ही ये वेक्टर क्या आपका C वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर B वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका B का मैग्नीट्यूड अगर मेरा बन जाता है 4, तो इस C का मैग्नीट्यूड कितना बन जाता है आपका 3, इस ऑर्डर में प्रोपोर्शन में लिखा है। फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर। अब हम क्या जानते हैं, इस A वेक्टर C वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है। अब हम क्या बोल सकते हैं, 4 के अपोजिट एंगल कितना होता है आपका 53 डिग्री, 3 के अपोजिट 37 पढ़ाया था। तो हम बात करना चाहते हैं इस A वेक्टर और इस C वेक्टर के बीच का, है ना, जैसे टेल टू टेल मैच कराओ। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका 53 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन के आप बोल सकते हो आंसर हमारा क्या आ गया 53 डिग्री, योर आंसर। ये एग्जांपल 44 का सॉल्व। आते हैं बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 की बात करने ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है cos ऑफ 150 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोलते थे, है ना, इस cos को 90 प्लस 60 लिख दो या फिर 180 माइनस 30 लिख दो, है ना। अभी हम यहाँ क्या देख सकते हैं 180 माइनस 30 मतलब प्लस 180 माइनस 30, है ना। तो ये आपका 30 डिग्री किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस से, तो cos cos में रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देयरफॉर योर आंसर इज √3/2 विद माइनस साइन। 6 में 1 का पार्ट 2 बात करने। ठीक है, तो क्या लिखा है PQ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0।
सॉल्व फॉर x मतलब क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x इक्वल टू माइनस बी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट ओवर क्या है बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया माइनस 4 टाइम्स पी स्क्वायर इंटू क्या है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2 टाइम्स पी इंटू क्यू करके। अब मैं इसे लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये आएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर विच इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p क्यू। एक बार प्लस करके लो तो प्लस लोगे तो क्यू स्क्वायर गया 2p स्क्वायर बाय 2p क्यू इज p अपॉन क्यू, और या फिर आपका एक बार क्या आएगा x इक्वल टू माइनस करके लोगे तो क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर बाय 2p क्यू विच इज q बाय p। तो ये तो हो गया बिगिनर्स बॉक्स 6 का ना, 1 का 2 है ना। फिर आते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, लिखा है आपको इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ डिस्क्रिमिनेंट है ना आपको गिवन है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल इफ d इक्वल टू 0, नॉन रियल d लेस देन 0, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और अगर मैं बोलूं ना एक ही ऑप्शन अगर मुझे चूज करना पड़ता तो हम क्या बोलते, इसका करेक्ट आंसर क्या होता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, क्योंकि डी अपने बोल दिए तो सभी ऑप्शन हो गए। तो ये है मेरा बिगिनर्स बॉक्स 6 का। क्या क्वेश्चन पूछे हो, ये तो आप क्लास 10th में पढ़ के आए ये सब चीजें। बॉक्स 9 में क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, लिखा है a कैप ना माइनस बी कैप वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर 2। आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a कैप प्लस है ना कितना, रूट अंडर 3b टाइम्स कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, कैप मतलब रिजल्टेंट 1 हो जाएगा है ना, मैग्नीट्यूड इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a कैप माइनस b कैप डॉट क्या लिखा हुआ है, a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू स्क्वायर किया ना तो 2 हो गया। अब a कैप इंटू a कैप, एंगल दोनों के बीच 0 है तो 1 इंटू 1 cos 0, a कैप डॉट b कैप आएगा ना, तो ये हो गया माइनस a कैप डॉट b कैप है ना, a कैप डॉट b कैप, और यहाँ पे आएगा माइनस b कैप डॉट a कैप, और यहाँ पे माइनस b कैप डॉट b कैप मतलब प्लस b कैप हो गया, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ 1 1 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, तो 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप मेरा कितना निकल के आया, इज इक्वल टू 0, दैट इज है ना, ये हो गया 2 a कैप b कैप का मैग्नीट्यूड 1 cos ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल मैं बोल देता हूँ कितना, तो 2 cos थीटा 0 मतलब cos थीटा 0, मतलब क्या कहा जा सकता है, ये दोनों जो लेट्स से यूनिट वेक्टर्स हैं a कैप b कैप वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब इसका रिजल्टेंट हमसे पूछा है तो हम बोल देते हैं सपोज x है ना मैग्नीट्यूड, तो हम क्या कर दिया जाए इसको, अब फिर से ना बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए, तो a कैप प्लस रूट 3 b कैप का स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो a कैप प्लस रूट अंडर 3 टाइम्स b कैप, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर सकता हूँ, a कैप का डॉट a कैप के साथ 1, ठीक है, फिर a कैप डॉट है ना यहाँ पे रूट 3 a कैप डॉट क्या आएगा b कैप, और वैसे ही रूट 3 यहाँ पे भी क्या आएगा b कैप डॉट आपका निकल के आएगा a कैप है ना, और इसका इसके साथ रूट 3 b कैप ये हो गया 3 है ना, क्योंकि b कैप 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ a कैप डॉट b कैप, तो मेरा कितना है 0, ये बोला गया, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो 3 + 1 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू कितना है 2, x मतलब उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इक्वल टू 2 करके। तो ये है बिगिनर्स बॉक्स 9 का। बिगिनर्स बॉक्स 10 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसको। तो यहाँ क्या लिखा है आपको, लिखा है x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 4 एंड 6। तो वेक्टर a के हम क्या लिख सकते हैं 4i कैप है ना एंड 6j कैप,
x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिखा है, x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस b आर 10 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो a प्लस b वेक्टर के x y कंपोनेंट मतलब क्या लिखा है 10i कैप प्लस 9j कैप कंपोनेंट है ना, मतलब ये आपको गिवन है। फॉर द वेक्टर b कैलकुलेट द फॉलोइंग ना, दैट इज x एंड y कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे a वेक्टर के कंपोनेंट अगर लिख दिए जाएं तो यहाँ पे b वेक्टर के कंपोनेंट क्या आ गया 10i कैप प्लस 9j कैप, और इस a वेक्टर के कंपोनेंट राइट साइड ले जाके माइनस कर दो तो माइनस 4i कैप माइनस क्या बना अपना 6j कैप। 10i कैप माइनस 4i कैप कितना हो गया अपना, ये आ गया 6i कैप, एंड 9j कैप माइनस 6j कैप कितना आया आपका 3j कैप। ये हो गया मेरा b की बात हो गई, ठीक है। अब हमसे ये तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछ लिया, ठीक है, दैट इज x एंड y कंपोनेंट कितना होगा इसका 6 एंड 3 है ना, 6 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब वैसे पार्ट b की बात करूं, लेंथ, इस b वेक्टर का लेंथ कितना होगा, तो लेंथ मतलब इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 36 9 45, 45 को 9 5 जा दैट इज 3 रूट अंडर 5 मीटर ना। और फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल इट मेक्स विद द x एक्सिस। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये जो है कंपोनेंट क्या है, x का 6 आया, y का 3 आया, तो ये जो रिजल्टेंट है यही रिजल्टेंट b हो गया। तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो x एक्सिस से एंगल है tan थीटा वो कितना हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू 3/6 1/2। तो हम बोल सकते हैं ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है tan इनवर्स, आप इसको सीधा लिख दो 1/2 विथ प्लस x एक्सिस ना, मतलब यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/2 मतलब अक्यूट एंगल है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। ये हो गया आपका लेट्स से बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 10 का है ना, बिगिनर्स बॉक्स 10 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स नहीं समझ आए है ना, जैसे पेज नंबर 20 का लास्ट पॉइंट पूछा गया है, लिखा है आपको पेज नंबर 20 का लास्ट पॉइंट, इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। अगर 3 वेक्टर नॉन जीरो मैग्नीट्यूड के हैं तो है ना, और आपके कोप्लेनर हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लेनर है, तो हमें कम से कम 3 वेक्टर चाहिएंगे है ना, ताकि रिजल्टेंट उन तीनों का क्या हो जाए जीरो। जैसे मैं बोलता हूं, सपोज कीजिए ये है 3 मैग्नीट्यूड, ये है 4 मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा 5 यहां पे आएगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अगर हमें इन का रिजल्टेंट जीरो करना है तो 2 वेक्टर से तो जीरो रिजल्टेंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो कम से कम हमें 3 है ना वेक्टर चाहिएंगे मिनिमम। तो इस 5 का जो रिजल्टेंट है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में 5 चाहिएगा, ताकि इन 2 का 5 किसको बैलेंस कर जाए, इसके 5 को बैलेंस कर जाए। तो यहाँ लिखा है इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ देख रहे हो, ठीक है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो 3 और 3 बैलेंस कर जाता, पर क्या 3 और 4 एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए 3 वेक्टर्स कोप्लेनर, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है जीरो हो सकता है ना। देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। ये तो हो गया पेज नंबर 20 का ना। वैसे पेज नंबर 23 में भी एक पॉइंट लिखा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो मैं बोलता हूं जैसे ये वेक्टर A है, ठीक है, इस वेक्टर का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है cos 90 करोगे तो a cos 90 कितना हो जाता है जीरो। तो किसी का भी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग हमेशा कितना होता है जीरो। तो ये है मेरा पेज नंबर 23 का लास्ट पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो ये रहा आपका डिस्कशन। अब यहाँ सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।